हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंड दैट इज योर कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, आज हम चेक करना सीखेंगे भाई कोई दो लाइन गिवन है मुझे, वो एक ही प्लेन में है या नहीं है, वो एक ही प्लेन में है या नहीं है, वो कैसे चेक किया जाता है, वो चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको बेसिक्स आता है तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। कैसे? देखो, हमने जब स्टार्ट किया था पैरेलल और स्क्यू लाइंस की, जब हम बात कर रहे थे लास्ट दो लेक्चर्स के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि सर अगर एक प्लेन में कोई दो लाइन होती है तो वो किस तरह से मिल सकती है। या तो वो दोनों लाइनें क्या करेगी, इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं। अगर मैं एक प्लेन पे, जैसे व्हाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, यहाँ पे कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, उनको मुझे पता है दो लाइन है, मतलब मैं उनको एक्सटेंड कर सकता हूँ दोनों एंड पे, ठीक है, इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी प्लेन की बात करूं, कोई भी दो लाइन ड्रॉ करो आप, 100% पहली कंडीशन ये मिलती है कि या तो वो दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते दो लाइनें, तो 100% श्योर है कि वो दोनों लाइन से क्या होगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी दो लाइनें क्या होगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर वो क्या होंगी, पैरेलल होगी। तीसरी कंडीशन भी आती है कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक। तो जब मैं बात करता हूं ये लाइन और इसके ऊपर दूसरी लाइन, मतलब वो तो मैं एक ही सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पैरेलल और कॉन्सिडेंट लाइन एक ही कंडीशन में आ जाएगी मेरी। एंड द सेकंड थिंग इज योर, क्या आ जाएगा, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। यानी किसी भी प्लेन पे दो लाइन क्या कर सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। और तीसरी कंडीशन तो कॉन्साइड करेगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो वेक्टर की कंडीशन में वो पैरेलल और कॉलिनियर हम दोनों एक ही चीज में कंसीडर कर लेते हैं। चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक टाइप्स ऑफ लाइन और बचती है जो हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मींस जो कि 3D में, जैसे एक लाइन ये जा रही है, दूसरी ये, जो ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना ही पैरेलल होगी, ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना ही पैरेलल होगी। तो अगर बात करता हूं कि दो लाइन जो है वो एक ही प्लेन में कैसे हो सकती है, तो उसके लिए मेरे पास दो ही तरीके हैं सर, कि या तो वो दोनों लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट करे, और दूसरी कंडीशन है या फिर वो दोनों लाइंस क्या हो, मेरी पैरेलल हो। ये दो ही कंडीशन है। अगर कोई लाइन मुझे ऐसी मिलती है जो ना इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल है, इसका मतलब 100% श्योर है कि वो लाइंस कैसी हैं सर, वो लाइन जो होगी वो स्क्यू लाइंस होगी। वो लाइन कैसी होगी सर, वो मेरी स्क्यू लाइंस होगी। मींस ऐसी लाइन जो ना पैरेलल है ना इंटरसेक्ट करती है। स्क्यू लाइंस मींस हम स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब वो दोनों लाइंस एक प्लेन में नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस ये दो कंडीशन देखनी है कि कोई भी दो लाइन की आपके पास इक्वेशन होगी, मुझे चेक करना है कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। अगर पैरेलल है तो एक सिंगल प्लेन में है, इंटरसेक्ट कर रही है तो भी उसी प्लेन में है। अगर ना पैरेलल है ना इंटरसेक्ट है, तब मैं बोलूंगा कि वो एक प्लेन में नहीं होगी। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कोई भी जो लाइन होती है मेरे पास, कोई भी लाइन जो होती है वो मेरे पास कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, चलो मैं कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन लिख लेता हूं, इन जनरल मैंने बोला। ठीक है, द सेकंड वन इज बी लाइक दिस। चीजें क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दो जनरल जो फॉर्म होती है वो लाइंस की ये होती है, जहां पे ये जो पॉइंट होता है ये मुझे शो करता है कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, और लैम्डा या म्यू के बाद जो मैंने ये वेक्टर लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है। ये हम पहले से जानते हैं। तो अगर मैं पहले बात करता हूं कि दो लाइन जो है पैरेलल कब हो सकती है, दो लाइन जो है वो पैरेलल कब हो सकती है, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, जब हम दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते थे। तो वहां में क्या मिलता था, वहां में ये चीज मिलती थी कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो B1 और B2 जो होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी इनके स्केलर कंपोनेंट बोल दो या i j k के कोफिशिएंट्स की बात कर लो, वो हमेशा आपको क्या मिलेंगे सर, प्रोपोर्शनल मिलेंगे। उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और वी कैन से हमें हमेशा B1 इज इक्वल टू k टाइम B2, ये k कुछ भी हो सकता है, m लिख दो, p लिख दो, डजंट मैटर। यानी दो वेक्टर्स पैरेलल मींस बी लाइक दिस, क्योंकि मैंने बोला अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल का मतलब क्या है, ये और ये दोनों वेक्टर्स। ठीक है, ये मुझे वही दिखा रहा है ना कि ये लाइन किसके पैरेलल है, ये किसके। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के 100% पैरेलल है। तो या तो अब कई बार इस k की वैल्यू 1 हो जाती है, तब हम बोल देते हैं B1 इज इक्वल टू B2। इन जनरल जो हम पैरेलल लाइंस में क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे हमें ऐसा मिल रहा था कि ये हमेशा इक्वल मिल रहे थे, पर जरूरी नहीं, इक्वल नहीं भी हो तो ये अगर मैं इस टाइप से, यानी किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर मैं किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, तो इट मीन्स दोनों क्या है, मेरे पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है ना, जैसे B1 है B2 एक कंडीशन। अब पैरेलल लाइंस को चेक करने का तरीके बता रहा हूं, सबसे बेहतरीन तरीका तो यही रहेगा, जब भी आपके पास कोई दो वेक्टर लिखे होंगे आप चेक कर लो क्या ऐसा पॉसिबल है, और देखते ही नजर आ जाएगा ये k क्या हो सकता है उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक वेक्टर लिख दिया
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, मान लो ये लिखा। और दूसरा वेक्टर मान लो मैंने लिख दिया है लेट मी दिस 14i कैप प्लस 21j कैप एंड प्लस 7k कैप। अब मैं आपसे पूछता हूं कि या ये दोनों वेक्टर जो आपको दिख रहे हैं क्या ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेक करने का तरीका मैंने अभी बताया। क्या यहां पे कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से इससे मैं ये बना सकूं या इसके मल्टीप्लाई करने से ये बना सकूं? तो साफ साफ मुझे दिख रहा है सर इस वाले को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, आपको ये एग्जैक्ट वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलता हूं ये मेरा b1 है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं ये मेरा b2 है, तो इसका मतलब मैं लिखता हूं कि वेक्टर b2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स वेक्टर b1 होगा। यस और नो? दैट्स इट। मींस डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 7 को आप इधर लिखना चाहो तो मैं इसको 1/7 ऐसे लिख सकता हूं। सो नाउ योर वैल्यू ऑफ k इज 1/7। तो इस टाइप के वेक्टर जो होंगे पैरेलल होंगे। चीजें क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम मिलेंगे क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। होगी क्लियर? दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनके बीच का एंगल क्या होता है? सर दो लाइंस पैरेलल मतलब बीच का एंगल हो गया सर 0। इसका मतलब अगर मुझे ऐसी दो लाइंस गिवन हो तो b1 और b2 उसी पैरेलल लाइन उन्हीं लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड कंडीशन। इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूं नॉर्मली जो हम करते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत आसान है। दूसरा तरीका यह है कि b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ये हमेशा क्या होना चाहिए सर? 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b अगर हम निकालते हैं तो वो इक्वल होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा और साथ में आ जाता है मेरा यूनिट वेक्टर। यस और नो? यस। तो अगर ये a और b पैरेलल है, पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0 क्या होता है सर? 0। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो गया? पूरा 0। दैट्स वाई मैंने ये लिखा 0। दूसरा तरीका इसको चेक करने का। क्लियर? होप इट इज क्लियर। ठीक है। और यहीं से तीसरा तरीका निकल के आता है। क्या सर? इनके क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट या मेरे डायरेक्शन रेशियो जो है क्रॉसपॉन्डिंग उनका रेशियो चेक कर लो। यानी मैं निकाल लूं, तीसरा तरीका है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये भी इक्वल मिलता है इट मीन्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स दे आर कोप्लेनर, मतलब वो दोनों एक ही प्लेन में है। सिंपल। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये मान लो कि इसका सारा काम हो चुका है पैरेलल का। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग। लाइन जो है इंटरसेक्टिंग कब होगी? ठीक है, तो ये हटा दें भाई। होप सो यहां तक चीजें क्लियर है कि जब लाइन पैरेलल, तो तीनों कंडीशन याद रख लेना। ठीक है, दो लाइन पैरेलल कब हो सकती है वो काम हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज योर इंटरसेक्टिंग। हम कैसे चेक करेंगे कि दो लाइन जो है मेरी इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, तो उसका सिंपल सा देखो, हमने स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा था। यस और नो? सिर्फ सीखा था। फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो? लेट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं PQ से डिनोट करता हूं। दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल था सर? A2 माइनस A1, और इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है किसके साथ? B1 क्रॉस B2। ये दो लाइन जो दिख रही है ना, यही इक्वेशन सेम लेनी है आपको। ठीक है, A1 A2 मेरे पोजीशन वेक्टर है जहां से वो दोनों लाइन पास होती है सेपरेटली। ठीक है, और B1 और B2 क्या है? जिनके वो पैरेलल हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या करते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यस और नो? यस। सो ये मेरा क्या था? दैट इज अ परपेंडिकुलर और वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। यही था। यस और नो? आई थिंक यस। नेक्स्ट थिंग, अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग कैसे होगी। तो स्क्यू लाइंस के बीच में मैंने ये निकाला। अगर मान लिया जाए ये दो लाइंस है मेरे पास, ठीक है, पैरेलल नहीं है, मतलब B1 B2 के इक्वल तो नहीं है। कंडीशन क्लियर? ओके। तो मुझे कैसे पता लगे ये स्क्यू लाइंस ही है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो अब ध्यान से देखो, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या दिख रहा है आपको? भाई एक लाइन ये है, दूसरी ये है, शॉर्टेस्ट तो बचा ही नहीं क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन है दोनों के ऊपर। इसका मतलब जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। यस और नो? सर बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है, मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। नॉर्मली दिस फॉर्मूला इज फॉर द स्क्यू लाइंस, बट अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं, इसका मतलब ये मेरी दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक पॉइंट कॉमन, मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कम से कम डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। अब इस वाली क्वांटिटी को उठा के ले जाओ उधर, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइन। जब दो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके लिए मेरी कंडीशन बनती है ये कि दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। चीजें क्लियर? यस और नो? यस। A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0।
और ये मैंने आपको निकालना भी सिखाया था। ये अब यहाँ पे वो ट्रिपल प्रोडक्ट काम आता है मेरा, मैं इसको डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। कैसे? ये तो मेरा वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अगर मुझे यही कंडीशन में आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछूं तो क्या होगा? अब मुझे बताइए a2 माइनस a1, ये तो 2 पॉइंट है ना कोई, यस सुनो, यस। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सर? बिल्कुल आता है। यहाँ पे इनके क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट होंगे, मतलब हम लिखते हैं सर i कैप, j कैप, k कैप। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अभी b1 क्रॉस b2 की। हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों की a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये क्या आ गया सर? ये आ गया b1 क्रॉस b2, जहां पे क्या है a1 b1 c1 जो है, मान लिया मैंने b1 के क्या है क्रॉसपोंडिंग स्केलर कंपोनेंट बोल लो या फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज। सिमिलरली दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज फॉर b2। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है a2 माइनस a1 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है सर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो i1 के लिए दिस इंटू दिस कोई वैल्यू आएगी, मतलब ये आएगी सर b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू मेरा होगा i कैप। और जब आप इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी है, ठीक है, नॉर्मली हमारा क्या मिलेगा x2 माइनस x1 के साथ मिलेगा i कैप। जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो क्या होगा? i इंटू आई बन जाएगा 1 और इन दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी अल्टीमेटली अगर मैं सोचूं तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसको पुट कर दिया किसकी जगह? इस आई कैप की जगह। तो इसका मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाता है? इन चीजों को हटा दो और आई कैप की जगह क्या लिखोगे? a2 माइनस a1 का स्केलर कंपोनेंट, कौन से का? i, यानी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप लिख दो, तो दैट बिकम सिंपली x2 माइनस x1। सिमिलरली फॉर b राइट है y2 माइनस y1 एंड फॉर c इट इज z2 माइनस z1। तो ये मेरा टोटल डॉट प्रोडक्ट आ गया, यानी दिस इज योर, अब इसको छोड़ दो। अब ये जो मेरा पूरा क्या आया? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का, ठीक है, ये टोटली पूरा ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया मेरा किसका? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। इस पूरे का फॉर्मूला ये हो गया। और अब जब मैंने बोला कि ये पूरा किसके इक्वल है? 0 के। जब लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट, तो इसको भी पुट कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे कार्टेशियन अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो वैसे देखो वेक्टर गिवन है तो कार्टेशियन में चेंज कर सकता हूँ, कार्टेशियन है तो वेक्टर में चेंज कर सकता हूँ, बट दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। और बेटर रहेगा आप डायरेक्टली यही लगाओ। क्यों लगाओ? देखो b1 क्रॉस b2 के लिए मुझे हमेशा ये लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो फिर जब ये लगाना ही है तो ऊपर ये भी वैल्यू रख दो। आई के लिखने का मतलब क्या बनता है? तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे निकाल सकता हूँ। चीजें क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि कोई भी दो लाइन जो है वो एक ही प्लेन में कब होगी, तो मेरा सिंपल सा आंसर ये होना चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन मुझे चेक करनी है b1 और b2 क्या ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब b1 लैम्डा टाइम्स b2 है क्या, या k लिख लो, जैसे लैम्डा में यहां लिखा हुआ है, पहले ये सॉरी चेक कर लो। ये अगर नहीं मिलता है फिर सेकंड कंडीशन मुझे ये चेक करना है क्या ये 0 है। ये भी नहीं मिलता है, इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक आधा क्वेश्चंस देख लेते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी भाई कैसे चेक करना है मुझे। क्लियर? होप सो क्लियर। तो मैं एक दो क्वेश्चंस लिखता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इसने क्या बोला है कि शो दैट द लाइंस, ये दो लाइंस मुझे गिवन है, आर कोप्लेनर। मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। दो लाइंस कोप्लेनर होने का मतलब क्या है? मैंने सिंपल सी बात थी, दो लाइंस तभी कोप्लेनर हो सकती है या तो वो पैरेलल होगी या वो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो सबसे पहला काम जो आसान रहता है, मुझे हमेशा क्या चेक करना चाहिए कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं। उसके लिए मुझे चीजें थोड़ी सी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम एज यूजुअल जो हम लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं कि कंपेयरिंग, लेट बी दिस योर इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। और किसके साथ करना है? विद जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, विद आर वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b1 कैप, सॉरी नॉट कैप, आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1, सिंपल, ओके। एंड दूसरा वेक्टर क्या लिखते हैं हम? सर हम सिंपली लिखते हैं यहां पे a2 हो जाता है और म्यू b2 कैप। तो यहां से मुझे सिंपली क्या मिलता है, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है। तो a1 क्या दिख रहा है आपको? सर a1 सिंपली ये जो कंपोनेंट होता है, यानी लैम्डा के आगे जो होता है उसको लिखते हैं, यानी माइनस 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं a2 क्या होगा, तो a2 से मेरा आंसर क्या होगा सर? इट्स वेरी सिंपल, ये वाला सेकंड लाइन जो है जिस पॉइंट से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर, दिस सिंपली माइनस i कैप
माइनस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो मेरे पास A1 हो गया सर, A2 हो गया, B1 चाहिए, तो B1 क्या होगा? ध्यान से देखो, A1 लैम्डा के बाद जो आता है, इट मीन्स मैं इस वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। इट मीन दिस इज योर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली योर B2 इज दिस वन, इट मीन दिस इज योर 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। और ये चीजें तो हम देखो बार बार कर चुके हैं, तो आप फैमिलियर होंगे इन चीजों की कि कैसे निकाला जाता है। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग मुझे चेक करना होता है कि पहले मैं चेक करूंगा कि कोप्लेनर के लिए क्या क्या चेक करना है, या तो लाइन पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन है सर? ये B1 जो है B2 ये एक दूसरे के, इनके जो स्केलर कंपोनेंट है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और वी कैन से सिंपली कि भाई B1 इज इक्वल टू K टाइम्स B2, इस टाइप से मुझे कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यानी किसी नंबर से मैं किसी भी B1 या B2 में से किसी एक को मल्टीप्लाई करूं, कोई भी एक नंबर हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, यस और नो? यस। लेकिन मैं साफ देख सकता हूं, देखो यहाँ 2 है 6, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है। ठीक है, और या फिर मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूं A1 बाई A2 वाली कंडीशन से कि भाई A1 बाई A2 निकाल लो, B1 बाई B2 निकाल लो, या फिर C1 बाई C2। ये तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे मेरे, पैरेलल हो सकते हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं हो सकती। तो अब जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। अब देखो मुझे तो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है भाई, ये 2 3 जा 6, इनका रेशियो 1/3 है, 3 5 जा, तो यही गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन डायरेक्टली से दैट B1 इज नॉट इक्वल टू K टाइम्स B2। ठीक है, फॉर एनी रियल K, एनी रियल K, K की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब चाहो तो ये भी निकाल के दिखा सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। A1 बाई A2 निकालो, B1 बाई B2 निकालो, सिंपली बोल दो कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द लाइन दिस एंड दिस, यानी इक्वेशन जो लाइन 1 और 2 है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो B1 इज नॉट इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B2, देयरफॉर वी कैन से दैट, इसको मैं लाइन L1 बोल देता हूं, चलो इसको L2 बोल देता हूं कि L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। ये जो लाइन है मेरी पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब बात करते हैं भाई लाइन पैरेलल नहीं है तो कोप्लेनर प्रूव करने के लिए 100% ये इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन मैंने ये बताई। ठीक है, यहां मुझे क्या क्या चाहिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और नीचे मेरे पास ये चीजें। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग चेक करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर A2 माइनस A1 डॉट चाहिए इसका प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। यस और नो? यस। और इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि इसी बात को मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हो, और यहां पे लिखते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। यस और नो? यस। अब इसको चेक करना है कि ये 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हटा दूं एक बार, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से, क्या होगा देखो ध्यान से। x2 माइनस x1 मतलब मैं बात कर रहा हूं सर A2 में से A1 को माइनस करने की। इसका x2 माइनस x1 मतलब इसका i का कोफिशिएंट, इसका i का कोफिशिएंट, और वी कैन से स्केलर कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। तो माइनस का 1 माइनस का 3, दिस बिकम योर प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 2। तो ऊपर मेरे पास आ गया सर इसके लिए प्लस का 2। ठीक है, सिमिलरली माइनस 2 में से ये माइनस करो क्या मिलेगा, प्लस का 3, और 4 में से 7 माइनस करो क्या मिलेगा, माइनस का 3। ये आ गया मेरा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर? अब B1 के स्केलर कंपोनेंट 2 3 माइनस 3, ये रख दिया मैंने 2 3 माइनस 3, नीचे 6 15 एंड माइनस 2, 6 15 एंड माइनस 2। अब देखो फर्स्ट वन सेकंड रो को ऑब्जर्व करो, 2 3 माइनस 3, 2 3 माइनस 3, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 0। क्यों भाई, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होती है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो, बट ये चीजें हम डिटरमिनेंट सीख चुके हैं, दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू 0। और मैंने क्या सीखा था कि भाई अगर ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बोल सकता हूं कि देयरफॉर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। क्या करती है ये, इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब ये है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर लाइन L1 एंड L2 बोथ आर कोप्लेनर। दोनों लाइंस क्या है मेरी, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। L1 L2 आर कोप्लेनर, दैट्स सिंपल।
हैंस प्रूफ्ड। दैट्स द बेसिक थिंग। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जहां पे मेरे पास वेक्टर की बजाय कार्टेशियन इक्वेशन हो। तो होप जो चीजें क्लियर हुई। ठीक है, पहली चीज तो देखो बहुत सिंपल सी है। ठीक है, बस मुझे b1 और b2 आइडेंटिफाई करना आता है तो बस चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई करने से मैं b2 बना सकूं या b2 से b1 बना सकूं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो सिंपल सा तरीका है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लो। ठीक है, तीनों इक्वल हैं तो पैरेलल है तो मेरा काम वही खत्म हो गया। ठीक है, पैरेलल नहीं है तो फिर मुझे इंटरसेक्टिंग भी चेक करना होगा। दैट्स सिंपल। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका और इक्वेशन बस किसमें दे दी? कार्टेशियन फॉर्म में दे दी। ठीक है, काम वही है, सेम चीज बोली इसने कि शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक ही प्लेन में है। ये मुझे क्या करना है भाई? प्रूव करना है। ठीक है, तो चीजें मेरे पास वो दो ही रहती है, या तो पैरेलल चेक करो या इंटरसेक्टिंग चेक करो, तभी वो एक प्लेन में हो सकती है। तो पहली चीज, जब भी कार्टेशियन इक्वेशन आपको दिखे या फिर वेक्टर इक्वेशन दिखे, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए चेक करो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, x1 माइनस, देखो x का कोफिशिएंट 1 है मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1 है बट यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो इसी बात को मैं लिख सकता हूँ z डिवाइड बाय -1। यस और नो? नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। यानी जितने भी वेरिएबल है सबका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी इसको सिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जा सकता है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। x-4 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का कोफिशिएंट फिर से क्या होगा? नेगेटिव। तो ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दिस बिकम योर y-1 और ये माइनस कहाँ जाएगा? मैंने लगा दिया नीचे। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे लिख देता हूँ 1। किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे चेक करना है कि क्या ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, तो चेक करो। तो उसके लिए देखो सिंपल सी चीजें हैं। ये क्या होता है? a1 b1 c1, ये होता है a2 b2 c2, जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो सिंपली यहां से मैं ये निकाल सकता हूं। ठीक है, कि लाइन लेट बी दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 जो है वो कहां से पास करती है, किस पॉइंट से? आप पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 3 एंड 0। क्या चीज समझ में आई? x माइनस के बाद 1 है, y माइनस के बाद 3 है और यहाँ z माइनस के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा। तो ये इस पॉइंट से पास करती है। ठीक है, और ये लाइन किससे पास करती है? इट्स 4, 1 एंड 1 से, इस पॉइंट से पास करती है। इसके डायरेक्शन रेशियोज, यानी मैं बात करूं अगर a1, b1 और c1 की, तो क्या होंगे? सर मुझे यहां से मिलता है दिस इज 2, 4 एंड -1, और यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं a2, b2 और c2 क्या होंगे? सो दिस इज योर 3, -2 एंड 1। तो अब लिख देना इक्वेशन 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड द डायरेक्शन रेशियोज आर, a1 को मैंने ये लिख दिया, b1 को ये लिख दिया, c1 को ये लिख दिया। सिमिलरली यहां पे करना है। होगी चीजें क्लियर? अब मुझे चेक करना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो सिंपल सा देखो, अब मैं जब a1 और a2 निकाल लिया है तो एक तो चीज आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉट प्रोपोर्शनल, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल। या फिर निकाल के दिखा दो। निकाल के दिखाओगे तो निकाल लो a1/a2, क्या आएगा सर? यहां से 2 है सर, यहां से 3 है। निकालो b1/b2, तो मैं निकाला सर यहां से 4 है, -2 है, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल रहा है? -2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉट पैरेलल, और वी कैन से, अगर आप एज जो बोलना चाहोगे, इसको मैंने लाइन 1 बोल दिया भाई, सिमिलरली मैं इसको लाइन 2 बोल देता हूं। ठीक है, तो वी कैन से L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? अगर ये प्रोपोर्शनल होते तो पैरेलल हो जाते, मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता कि हाँ कोप्लेनर पैरेलल है तो कोप्लेनर होगी अपने आप। सो नाउ दे आर नॉट कोप्लेनर। तो फिर सेकंड चीज मुझे क्या चेक करनी होती है? सर मुझे चेक करना होता है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। और इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला क्या सीखा हमने? सर हमने सीखा x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। और यहां पे आता है a1, b1, c1, a2, b2, c2। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो। बट मैं अभी नहीं बोल रहा कि इंटरसेक्टिंग है, तो इसको हटा दो, मुझे सिर्फ ये निकालना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करो। अब मुझे बताओ x2 और x1 क्या है? सर ये पॉइंट रहे x2, y2, z2, x1, y1, z1। अब इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। सो 4 - 1, ये ऊपर आएगा सर 3, 1 - 3 दैट इज -2 एंड 1 - 0 इज 1। अब ये देखो a1, b1, c1, 2, 4 - 1 और 3 - 2 एंड 1। देख लो भी ध्यान से, क्या ये इक्वल टू 0 होगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल। किसी भी
किसी भी वेक्टर में अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है सर? जीरो। तो मुझे यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ, दैट्स सिंपल। तो अगर ये जीरो है तो फिर क्या होगा? अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या कर रही है सर? इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर वी कैन से द इक्वेशन 1 एंड द लाइन, और वी कैन डायरेक्टली इसको बोल दो, बेटर रहेगा कि L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है इसका मतलब ये एक ही प्लेन में, तो देयरफॉर दे आर कोप्लेनर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। मे बी आपको कोई डाउट हो, कुछ बच्चे देख के डर जाने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ खास नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, फिर 3 के बाद हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन द सेम, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। तो कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, बस देख के थोड़ा कई बार बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये अल्फा बीटा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पहले वाली लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास करती है? एक्स माइनस समथिंग। अब माइनस के बाद देखो, इस माइनस को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, दिस बिकम्स समथिंग लाइक दैट। या सुनो, चीजें क्लियर? क्योंकि मेरी इक्वेशन होती है ना, अगर आपको याद हो तो x माइनस x1 होता है डिवाइडेड बाय a, इस टाइप से लिखता हूं मैं। ठीक है, तो x माइनस a प्लस डी था, तो माइनस को मैंने निकाला, ये पूरा पॉइंट एक सिंगल होना चाहिए। सिमिलरली y माइनस a, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा प्लस। चीजें क्लियर? ठीक है, सिमिलरली यहां देखो, माइनस को करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी सर, और यहां से माइनस b, ठीक है, यहां माइनस कॉमन निकालोगे, दिस बिकम समथिंग लाइक दैट। तो पहली लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास करती है सर? a माइनस डी कोमा ए प्लस डी से। ठीक है, यहां पे 1 2 3 5 6 ऐसे नंबर होते थे, कोई बात नहीं, नंबर्स की बजाय हमने लेटर्स लिख दिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये कहां से पास करेगी सर? बी माइनस सी कोमा बी एंड कोमा बी प्लस सी। होप से यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे इनके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो मैंने पूछा सर A1 क्या है, तो मेरा आंसर होगा अल्फा माइनस डेल्टा। मैंने पूछा B1 क्या है, सिंपली अल्फा सर, एंड सॉरी C1 क्या होगा, दैट इज योर अल्फा प्लस गामा, यानी जो नीचे A B C यही होते हैं। सिमिलरली फॉर द सेकंड लाइन, दिस A2 बिकम योर बीटा माइनस गामा, और फिर मैं पूछता हूं आपसे कि B2 क्या होगा, दैट इज योर बीटा, एंड C2 इज बिकम योर बीटा प्लस गामा। होप से चीजें क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है सर कि ये लाइन कोप्लेनर है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो सिंपली देखो, अगर मैं A1 बाई A2 निकालूं या B1 बाई B2 निकालता हूं, तो ये अल्फा बाई बीटा मिलता है, और यहां से अल्फा माइनस डेल्टा एंड बीटा माइनस गामा मिल रहा है, तो 4 अलग अलग वर्ड्स है, तो ये तो नहीं हो सकता। सिंपली मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं निकालता हूं A1 बाई A2, ये मुझे मिलेगा सर गामा माइनस लैम्डा इज डिवाइड बाय बीटा माइनस गामा, और यहां से मैं निकालता हूं B1 बाई B2, तो सिंपली अल्फा बाई बीटा मिल जाता है। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं सर। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। पहला काम खत्म, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। देखो मोस्टली क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, मेरी लाइंस पैरेलल नहीं मिल रही है, तो पैरेलल जहां मिलेगी वो क्वेश्चन ही 1 मार्कर या 2 मार्कर होगा। ठीक है, चीजें क्लियर? अब मुझे चेक करना है इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो सेम फॉर्मूला है सर, x2 माइनस x1 करो फटाफट से। तो x2 माइनस x1, इसमें से माइनस करोगे, ऊपर लिखोगे तो b माइनस सी माइनस a, और ये माइनस करोगे तो प्लस डी। होप से चीज क्लियर? y2 माइनस y1, तो दिस सिंपली बिकम b माइनस a एंड b प्लस सी माइनस a माइनस डी। और ध्यान रखो कि इसने बोला है कि प्रूव दैट, शो करके दिखाना है मुझे, मतलब 100% होगा ये कोप्लेनर। नाउ a1 b1 c1, तो दिस इज योर अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा एंड दिस इज अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, द सेकंड वन इज योर बीटा माइनस गामा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा प्लस गामा। तो ये मेरा आ गया सर एक डिटरमिनेंट जिसको मुझे सॉल्व करना है। होप शो ये चीजें हमें पहले से ही आती है। ठीक है, तो कुछ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कर दो। जैसे फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं सर, सारे ही अल्फाबेट अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, या तो कोई प्रॉपर्टी लगाओ कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको कुछ मिल सके। ठीक है, जैसे कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो सकता है, इन दोनों को ऐड करूं तो ये अल्फा गामा से गामा कैंसिल आउट हो सकता है, इन दोनों करोगे तो क्या होगा सर, यहाँ ए डी कैंसिल आउट हो जाएगा और सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप करना चाहते हो तो ये 1-2 प्रॉपर्टीज लगा सकते हो डिटरमिनेंट की, अगर आपको आती है तो, क्योंकि जो नए वाले बच्चे हैं ना उनको तो ये हटा दूं भाई, नहीं आती मिलेगी। क्यों नहीं आती मिलेगी? क्योंकि भाई इस बार सिलेबस में नहीं थी तो बच्चों ने पढ़ी भी नहीं होगी। ठीक है, जिनको नहीं आती वो डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, इसको एक्सपेंड कर सकता है, और जिनको आती है वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ये हटा दूं,
देखो मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं सिंपली लगा रहा हूँ सर कॉलम 1 में, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यानी मैं कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड कर रहा हूँ। 1 और 3 इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, प्लस का बी ये हो जाएगा 2b, माइनस का सी कैंसिल आउट, माइनस का ए दिस बिकम -2a, ठीक है भाई। और डी प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल आउट, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट, ये बचेगा 2 अल्फा। सिमिलरली यहां बचेगा मेरे पास 2 बीटा। बाकी चीजों को एक बार लिख देता हूं मैं एज इट इज। सो दिस इज योर बी माइनस ए, ठीक है, अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब ध्यान रखना मैंने C1 में सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई है, बाकी को एज इट इज लिख देना है, अल्फा प्लस इट्स डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके मुझे कुछ ऐसा मिल गया। चीज़ें क्लियर, होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं ध्यान दूं तो फर्स्ट कॉलम में एक नंबर दिख रहा है दैट इज 2, वो कॉमन आ सकता है। तो फर्स्ट रो से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, किसको, 2 को। लिख सकते हो कॉलम 1 से मैं 2 को ले रहा हूं कॉमन। जब 2 कॉमन बाहर आएगा तो ये 2 हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और यहां से ये दोनों हट जाएंगे। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब ध्यान से देखो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या है, आइडेंटिकल। सो वी कैन से दैट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द डिटरमिनेंट ऑफ दिस determinant value of this determinant is 0. That's simple. Clear? Hope so it is clear. बस यही मुझे प्रूव करना था। अगर ये 0 है इसका मतलब they are coplanar, hence proved. हो गया, सिंपल है। तो बस सिंपल सी चीज़ क्या थी, आपको डिटरमिनेंट आना चाहिए बस, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। जो नए बच्चे थे टर्म 2 CBSE वाले, उन्होंने ये चीज़ें शायद नहीं करी हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर हटा दिया गया था इस बार, ठीक है। तो कुछ छोटी मोटी जैसे मैं बता रहा हूँ कि कम से कम हाँ एक आधी प्रॉपर्टीज इससे चीज़ें समझ लो, जितनी आते हैं उतनी अच्छी बात है, ठीक है। वो आपका फॉल्ट भी नहीं है, बट आपको आना चाहिए, मैं उस टाइम पे भी बोल रहा था आपको। सो दैट्स इट। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। आप अंदाजा लगाओ, एक्सपेंड करके देखो कितने टर्म्स है, 4 to 6 and 4 10 टर्म्स तो ये होगी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे हर एक से एटलीस्ट 2 टर्म्स मिलेगी, ठीक है, और यहाँ से तो 4 मिलेगी आपको। तो अब देखो कितना बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है इसका। अल्टीमेटली आंसर तो 0 ही आएगा, बट अगर मेरी एक छोटी सी प्रॉपर्टी मुझे आती है तो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान हो गया। दैट्स इट, ठीक है। तो अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो, यानी हम एक और तरीका सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। एक तरह से हम सीखेंगे कि भाई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये मिल गई, कोई और भी तरीका है क्या ऐसा निकालने का जिससे कि मैं बता सकूँ कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है। और अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़े, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ 2 लाइंस अगर मुझे निकालना पड़े, तो मैं कैसे निकालूंगा इन स्पेस। हम 2D में जानते हैं 2 लाइंस को कैसे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, वहां से यही तो काम करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, ठीक है। बट नाउ इन स्पेस हम स्पेस की बात करेंगे, ठीक है, यानी 3D के अंदर कैसे निकाला जाता है। तो इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट और दिस इज 4th पार्ट, नॉट द 3rd, ये 2 पार्ट लिखे हैं, ठीक है। अब पहले बोला क्या क्वेश्चन ने वो समझते हैं, और फिर इनको कैसे करना है वो समझते हैं। क्या बोला इसने कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसने बोला कि मुझे डिटरमाइन करना है कि क्या ये पेयर ऑफ लाइन जो आपको दिख रहा है वो इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो एक तरीका तो हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि भाई 2 लाइन इंटरसेक्ट कब करती है। सिंपल सा तरीका हमने सीखा कि सर A2 माइनस A1, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। अगर ये मुझे इक्वल टू क्या मिलता है सर, 0 मिलता है, तब तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये तरीका आप सीख चुके हो, तो ये करवाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये ठीक है, B1 B2 मेरे पास है, A1 A2 भी मेरे पास है, सबकी वैल्यूज रखोगे और इसका डिटरमिनेंट वैल्यूज निकालोगे। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि सर वो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर नहीं आता है 0 तो मैं बोल दूंगा सर वो इंटरसेक्ट नहीं करती। पहली चीज क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसने बोला कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है। तो इस मेथड से क्या मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकता हूं? मुझे पता लग जाएगा कि इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। नहीं करती तो मेरा काम खत्म हो गया, भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से बताऊं। अगर कर रही है तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूं, ठीक है, बात उसकी आती है, ठीक है, क्लियर। तो पहला मेथड से आप चेक कर सकते हो कि वो इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में नहीं बता सकता। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जहां से मैं दोनों चीजें कर पाऊंगा
कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता पाऊंगा और ये भी बता पाऊंगा कि वो इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। चीजें क्लियर? यस नो? यस। अब क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से। सर ये मेरी दो लाइन्स है जो कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेट बी दिस पॉइंट इज दिस। अब मैं ये पूछता हूं कि ये पॉइंट लेट बी ए है, ये कौन सी लाइन पे है? सर इंटरसेक्ट करता है मतलब इन दोनों का ये कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब ये ए पॉइंट दोनों इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी, यानी ये पॉइंट क्या है, दोनों लाइंस पे है। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों के ऊपर कॉमन मिलेगा, उनके ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों पे क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो अगर मेरे पास ऐसे दो लाइंस गिवन हो, ठीक है, ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? यस। तो अगर मैं बोल दूं कि दिस पॉइंट इज वेक्टर आर, ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर आर है, तो ये दोनों लाइन पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले मैं ये वाला कर रहे हैं, ये बाद में करेंगे। इन दोनों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सिंपल सा ये चीज मिलती है कि भाई कुछ वैल्यू लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू हमारे पास होगी जिसके लिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इन दोनों पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों लाइंस पे कॉमन है। सो फ्रॉम देयर अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, बोलता हूं कि ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। मैं पहला वेक्टर लिख रहा हूं भाई, पहली लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन, लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप। ये जो है लाइन ये किसके इक्वल होनी चाहिए? सर इस वाली के। सो दिस इज सिंपली 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 6k कैप। क्या ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने सिंपल सी एक बात बोली भाई, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब किसी एक इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे कॉमन है, सिंपल सा तरीका ये है। यस सुनो? यस। अब ये आर इन जनरल हम क्या बोलते हैं, जैसे हम कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट लाइन पे, वैसे ही जनरल पॉइंट इन केस ऑफ वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, ये आर मेरा जनरल पॉइंट ही होता है, इसी को हम एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैंने बोला कि इन दोनों, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इफ लाइन 1 and 2 intersect each other, therefore there is one common point. So मैंने वो मान लिया कि वो R पॉइंट जो है कॉमन है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, ठीक है। अब इक्वल रखने से मुझे यहाँ लैम्डा और म्यू दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, तो बस वो लैम्डा और म्यू निकालना है मुझे। निकालें? तो चेक करते हैं कैसे निकालें, ठीक है। सो अब मुझे पता है दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, सब जब उनके स्केलर कंपोनेंट, कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं पहली लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 3i और यहां पे देखो लैम्डा अंदर जाएगा तो लैम्डा i, तो इसको मैं लिखता हूं 3 प्लस लैम्डा के साथ i कैप। यस नो? यस। प्लस ये हो जाएगा 2 और यहां से लिख दिया 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा के साथ आ जाएगा सर मेरा j कैप। लास्ट वन माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 इसको प्लस माइनस का 4 प्लस का 2 के साथ लैम्डा के साथ आ जाएगा मेरा k कैप। तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करो, दिस इज योर 5 प्लस 3 म्यू के साथ i कैप प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 म्यू के साथ j कैप एंड लास्ट के तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इट्स ओके, मतलब ये सिर्फ 6 म्यू आएगा। सिंपल, यस और नो, 6 म्यू के साथ k कैप लिख दो भाई। होप सो चीजें क्लियर, ये तो बेसिक चीजें हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर हम ये जानते हैं तो अब हम ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जिनके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होता है, इक्वल। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, आप ऐसे लिखते हो कंपेयरिंग बोथ साइड स्केलर कंपोनेंट, क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट, अब ठीक है। पहली चीज इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i j k बोथ साइड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, इसका कोएफिशिएंट ये है, मतलब 3 प्लस लैम्डा ये इक्वल होगा सर 5 प्लस 3 म्यू के। क्लियर? सेकंड 2 प्लस 2 लैम्डा ये किसके इक्वल होगा सर, -2 प्लस 2 म्यू के। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब यहां पे मेरे पास कितने लैम्डा और म्यू क्या है सर, दो ही वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू मुझे चाहिए, दो अननोन है जिनकी वैल्यू चाहिए। इक्वेशन मेरी बनेगी तीसरी, 3 बनेगी कैसे, दिस इज 4 -4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 म्यू। यस और नो? यस। इक्वेशन कितनी बनी सर, टोटल बनी 3 इक्वेशंस। तो 3 इक्वेशन क्यों बनी, इन दो से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालूंगा और तीसरी में जब पुट करूंगा वो भी सेटिस्फाई होगी, तब मैं बोलूंगा हाँ ये इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। यस सुनो? यस, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इन दोनों से तो हो सकता है कोई ना कोई सोल्यूशन मिले मुझे, लैम्डा और म्यू का कोई दो लाइंस अगर है उनसे कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिलेगा। अब वो जो सोल्यूशन मिलेगा
ठीक है, वो जब इसको सेटिस्फाई करेगा तीसरी इक्वेशन को, तभी तो मैं बोल सकता हूं ना कि ऐसी लैम्डा और म्यू की वैल्यू है जिसके लिए इनके जो एक पॉइंट है इन दोनों पे कॉमन मिल रहा है मुझे, तो बस यही होगा। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो जिनको सोल्व करना है। आप चाहो तो ये और ये ले सकते हो, जो भी दिल करे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको लेनी है वो ले सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 लैम्डा दिख रहा है और वो 6 म्यू है, तो इस 2 लैम्डा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 म्यू प्लस 4। ये सुनो, सब बिल्कुल लिख सकते हैं। और लेट बी, मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दो और इसको बोल देते हैं 3। ठीक है, जो आपको आसान लगे ना उसको सोल्व कर लो। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ये देखो मुझे 2 लैम्डा यहाँ पे सिंपली दिख रहा है, तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 और 3 को ले लो। इस 2 को मैंने एज इट इज रखा, प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है सर 6 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 लैम्डा, 2 म्यू सॉरी। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये लिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन करना आसान हो गया। ठीक है, करो फटाफट से, क्या आएगा। इस 2 म्यू के इधर ले आओ, 6 -2 ये बचेगा 4 म्यू, यहाँ पे -2 है, ये इधर जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस का 6 उधर जाएगा -6, -2 माइनस का 8, 4 2 जा 8, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई सर -2। अब जब म्यू की वैल्यू -2 है तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिल सकता है, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो दिस इज 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 2 12, तो -12 प्लस का 4 क्या बचेगा -8, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर -4। मेरे पास लैम्डा है, म्यू है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू, एक इक्वेशन बच गई आपकी, कौन सी सर, ये बच गई। यहाँ पे पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 1, सो दिस इज योर 3 प्लस लैम्डा, लैम्डा मीन्स -4, 5 प्लस 3 म्यू, म्यू इज योर -2, सॉल्व इट। ये बचेगा -1, -6 प्लस 5 -1, क्या इक्वल होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन 1 L1 और L2 बोथ इंटरसेक्ट, दैट्स सिंपल। दिस इज द नेक्स्ट मेथड। ये इस क्वेश्चन को करने का अगला तरीका है। क्या चीजें क्लियर है, यस और नो, यस। ठीक है, तो अगर ऐसा मिलता है तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। होप सो चीजें क्लियर हुई। सबसे पहला काम भाई, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है मतलब उन पे कोई कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट को यही मान लिया, तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से क्या हुआ कि मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं भाई, यहां कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी लैम्डा और म्यू की जिसके लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और लैम्डा और म्यू की मैंने कोई भी 2 इक्वेशन ली, यहाँ इक्वेट करने से उनकी वैल्यू निकाली और तीसरी में पुट कर दी, उसको भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब अगर मैं लैम्डा इक्वल टू रख दूं -4 और म्यू इक्वल टू रख दूं -2, तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों का, दोनों पे कॉमन होगा। ठीक है, अब इसने ये बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू, अगर फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है, यहां पे मैं लैम्डा की वैल्यू -4 रखता हूं, तो देखो मेरा पॉइंट क्या आएगा, ध्यान से देखो, 3i कैप, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3i कैप प्लस 2j कैप एंड -4k कैप। जब लैम्डा की वैल्यू क्या है -4 है, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। पुट द वैल्यूज, तो -4 इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर, यस नो, यस, सॉल्व इट। 3i कैप ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8। सॉल्व करो, यहां से मुझे मिलेगा -i कैप, यहां से मुझे मिलेगा -6j कैप, और यहां से मुझे मिलेगा -12k कैप। यस और नो, यस। सो ये पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछे हो तो क्या करोगे, -1, -6, -12। होप सो ये चीजें आपको बतानी आती है। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहो कि भाई इससे क्यों, मैं इससे निकालना चाहता हूं, ठीक है, एक तरह से चेक करने का तरीका भी आ गया मेरे पास। म्यू की वैल्यू -2 रखोगे तो यहां पे आएगा ना, तो सेकंड वेक्टर निकालो यहां पे, 5i कैप -2j कैप, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, -2 अंदर जाएगा, दिस बिकम -6i कैप -4j कैप एंड -12k कैप। ऐड करो इनको, -6 प्लस का 5 -i कैप, -4 -2 -6j कैप, के तो अकेला -12k कैप। तो मुझे बताइए क्या पोजीशन वेक्टर दोनों का सेम आ रहा है सर, बिल्कुल। इससे पॉइंट निकालोगे तो वही आएगा ना। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। चीजें क्लियर। सो ये एक और तरीका है मुझे बताने का कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स देयर इज सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच ये कंडीशन जो है मेरी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर, सो दैट्स इट। और अगर इंटरसेक्ट करती है तो किसी एक में लैम्डा की वैल्यू रख दो या म्यू की वैल्यू रख दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। चेक करके बताया ना कि लैम्डा जब क्या होगा, किधर गया, लैम्डा जब होगा -4 तो इस लाइन पे भी यही पॉइंट आएगा। जब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, वो आएगा।
इट मीन्स ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर और नॉट? यस, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिले ना, ठीक है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को पहले छोड़ा था। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में चेक करके देखो, ठीक है। होप सो ये चीजें क्लियर हुई, हटा दूं तो समझ में आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। दूसरा मेथड है, ठीक है। तो दोनों में से जो अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, चाहे फर्स्ट से कर लो चाहे सेकंड से कर लो। द नेक्स्ट थिंग इज, अगेन मुझे इसके लिए बोला गया है कि चेक करना है भाई इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है लाइन। अगर कर रही है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पहले चेक करते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड से ही। तो मैंने माना कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर ली है। एक मिनट के लिए मैंने मान लिया कि लाइन 1 एंड 2 बोथ आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा, मतलब इन दोनों को मैंने बोल दिया कि दोनों इक्वल होंगे। चीजें क्लियर? अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तब स्केलर कंपोनेंट देखो, यहाँ पे i के लिए 1 आएगा और यहाँ पे i के साथ माइनस का लैम्डा है, सो 1 माइनस लैम्डा। सेम इस इक्वेशन का क्या होगा? 1 प्लस म्यू, इसके इक्वल होगा। ये सुनो, क्या चीज समझ में आएगी नहीं? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, होप शॉप डिटेल में कर सकते हो, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस लैम्डा पूरे के साथ आई आएगा, वो कंपोनेंट यहाँ लिख दिया। यहाँ प्लस का 1 और प्लस का म्यू आएगा तो 1 प्लस म्यू लिख दिया। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? जब के वाली, ये -2 है, यहाँ जे के साथ क्या आएगा? लैम्डा सिर्फ, दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये -1 है और ये हो जाएगा प्लस का 2 म्यू। एंड द लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी? के वाली, तो प्लस का 3 माइनस का 2 लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे -1 है और म्यू अंदर जाएगा तो -2 म्यू। ये 3 इक्वेशन होगी, इनको सॉल्व करना है बस, ठीक है। तब देखो कौन सा आसान लग रहा है जिसके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो आराम से। लैम्डा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालो, ठीक है। किसी एक लैम्डा की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, बेटर रहेगा इसकी, ठीक है। सो मुझे लैम्डा पॉजिटिव चाहिए, इसको तो ले जाओ, तो ये 1 से देखो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से मुझे क्या मिला सर? लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का म्यू। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया, किसी में वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू -2 है, पुट करो, -2 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1 प्लस का 2 म्यू। इसको म्यू को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, दिस बिकम -1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 म्यू, यानी म्यू की वैल्यू क्या आ गई सर? -1/3। क्या चीज़ क्लियर? यस नो? यस। जब म्यू -1/3 है तो लैम्डा क्या हो जाएगा सर? लैम्डा हो जाएगा 1/3। पहली दो इक्वेशन से म्यू और लैम्डा की ये वैल्यूज मिली, ये वैल्यूज अब यहाँ पुट करो, ठीक है। तो म्यू इज -1/3 एंड लैम्डा इज 1/3, 3 - 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1 - 2 इंटू 1/3, सॉरी -1/3, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। सॉल्व इट, 3 - 2/3 और वी कैन से 9 - 2 7/3 आ जाएगा, ये तो इज इक्वल टू 6 3, तो ये बचेगा, सॉरी दिस इज 2/3, एलसीएम इज 3, तो -3 प्लस का 2, दिस इज -1/3। क्या इक्वल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है लैम्डा और म्यू की जिसके लिए ये कंडीशन जो मैंने स्टार्टिंग मानी थी वो सेटिस्फाई हो। देयरफॉर ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट्स सिंपल, क्लियर? होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होती तो क्या फर्क पड़ता? तो भी मेरे पास कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ये कार्टेशियन फॉर्म में सेम प्रोसीजर, मुझे चेक करना है कि क्या ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे? सेम वही तरीका। अभी तक हम किसी में बात कर रहे थे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जनरल पॉइंट क्या होते हैं? दिस x, y एंड z। क्या मैं इनकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम करो, लेट करो ये जो है मेरी इक्वल टू किसकी होगी? लैम्डा के, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वल टू म्यू, बस ये काम है। अब यहाँ से निकालो जनरल पॉइंट फटाफट से। तो x की वैल्यू क्या होगी? इसको और लैम्डा को कंपेयर करो, ठीक है। 3 उधर जाएगा, दिस बिकम 3 लैम्डा और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा? 5 लैम्डा -3 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 7 लैम्डा -5। ये पहली इक्वेशन से आया। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू क्या आएगी सर? म्यू इंटू 1 इज म्यू और -2 उधर जाएगा तो +2। y की वैल्यू क्या आएगी सर? 3 म्यू + 4 एंड सिमिलरली z की वैल्यू क्या आएगी सर? 5 म्यू + 6। क्लियर? होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने बोला कि ये मैंने जनरल पॉइंट लिए, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है, इफ लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट देन देयर इज ए कॉमन पॉइंट। दोनों में कॉमन पॉइंट होगा ना? यस और नो? यस। तो सिमिलरली कंपेयर कर लो। कॉमन पॉइंट मतलब हर एक कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी x जो है x के इक्वल होगा, मतलब 3 लैम्डा -1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू + 2। सिमिलरली 5 लैम्डा -3 मस्ट बी इक्वल टू 3 म्यू + 4। The last one is your 7 lambda -5 must be equal to 5 म्यू + 6।
क्या यहां से आगे मेरा सेम कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था? यस और नो? कोई दिक्कत? बस इनको सॉल्व करना है और वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, सो तरीका वही रहेगा, चीजें लिखनी वही है। लाइन 1 लाइन 2 है मेरे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर चेक कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो मैंने इनके जनरल पॉइंट निकाले जैसे हमने वहां निकाले थे। इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी ए कॉमन पॉइंट। और अगर मेरे जनरल पॉइंट ये है, इसका मतलब इनके क्या होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट है वो सेम होना चाहिए अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो। ठीक है, सो लेट एक्स वाई जेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर एक्स कंपोनेंट एक्स के, वाई वेक्टर सॉरी कोऑर्डिनेट जो वाई के और जेड कोऑर्डिनेट जो है जेड के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से बस मेरा सिंप्लीफाई यानी 8th 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बचता है कि बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो कौन सी इक्वेशन आपको आसान दिख रही है जिससे मैं वैल्यूज निकाल सकूं और पुट कर सकूं। ठीक है, सो 5 लैम्डा 7 लैम्डा एंड 3 लैम्डा, तो देखो कहीं पे मिल नहीं रहा है, बेटर रहेगा आप म्यू की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इस 2 को ले जाओ, सो दिस बिकम योर 2 इधर आएगा तो ये -2, सो 3 लैम्डा -3 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू। इसकी इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, छोटे नंबर ये दिख रहे हैं, इसमें कर देते हैं। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, कोई और मेथड से भी यूज करना चाहो कर सकते हो, बट मुझे मेरे हिसाब से आसान रहता है, दैट्स व्हाई मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इन दिस, सो दिस इज योर 5 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 3 इंटू म्यू, दिस इज योर 9 लैम्डा -9 हो जाएगा और प्लस का 4 मेरा 3। सॉल्व करो फटाफट से, इसको इधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 7 तो माइनस का 2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल और लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, लैम्डा अगर हाफ है तो यहाँ पुट कर दो 3/2 -3 इज इक्वल टू म्यू। 3/2 मतलब 1.5, क्या बचेगा माइनस का 3/2 ही बच जाएगा, म्यू की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, एलसीएम 2 आएगा 6 माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस माइनस का 3 3/2, म्यू की वैल्यू ये है, लैम्डा की वैल्यू है, चेक करना है ये वैल्यू यहाँ रख के चेक करो। ठीक है, सो लैम्डा हाफ तो दिस बिकम 7/2 -5 इज इक्वल टू 5 इंटू म्यू की वैल्यू क्या है सर -3/2 और प्लस का 6, बस सॉल्व कर लो इसको, 10 माइनस का 3/2 आ गया तो, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ये प्लस का 12 तो माइनस का 3/2, दिस इज ऑलवेज ट्रू। देयरफॉर ये दोनों लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो बहुत ईजी है सर। अब यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू हाफ, ये आसान है सर मेरे लिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे निकालोगे, इससे निकालो, चाहो तो म्यू रख के भी निकाल सकते हो, लेकिन आसान क्या पड़ रहा है मेरे लिए, ये पड़ रहा है, तो इससे निकाल लो फटाफट। हाफ करोगे 3/2 -1 दिस इज हाफ, यहाँ हाफ रखोगे तो 5/2 2.5 तो माइनस का हाफ हो जाएगा ये, यहाँ हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा 7 यानी 3.5 तो 1.5 बचेगा मीन्स 3/2, वो भी माइनस का। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वैल्यू चाहे यहाँ रखो, कोई कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ें वही है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस एक्सरसाइज का आप कर सकते हो, और कल हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 तो आपका वो है, ठीक है, कि भाई दो लाइंस परपेंडिकुलर जो है, हेंस द फाइंड द ओके। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो निकालना आता है। ठीक है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होता है, तो वहां से आपकी वैल्यू ऑफ लैम्डा निकल जाएगी, पहली चीज। ठीक है, हैंस फाइंड वेदर द लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, और फिर मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, सेम मेथड इज यूज्ड। क्लियर, होप सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ने 4 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए, क्या इनकी इक्वेशन निकालनी आती है सर? बिल्कुल। 2 पॉइंट और दे दिए, क्या इनकी इक्वेशन में निकाल सकता हूँ सर? बिल्कुल। जब इक्वेशन निकालते हैं तो उसके आगे तो काम यही बचता है। ठीक है, तो होप से आप खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द लाइन। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्लेन के बारे में हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से प्लेन के बारे में बात करेंगे। होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, वहां से आप अपने डाउट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। द फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि नहीं हमें इस लेक्चर की ज़रूरत है, वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना इनफ, थैंक यू।